हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर कॉस्टिंग क्लास। आज की क्लास में भी हम फर्स्ट लेक्चर की तरह बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हैं। फर्स्टली लेट अस डू सम वार्म अप एक्सरसाइज। अरे अब ये मत सोचना कि ये कोई पीटी की क्लास है। यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब होगा ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज। लेट अस क्विकली रिवाइज कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। तो लेट अस गो टू अवर स्टडी विंडो एंड हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आई टोल्ड यू कि आवर फोकस विल बी ऑन द कॉस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन्स ओवरऑल फंक्शनिंग, राइट। तो बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? मटेरियल कैटेगरी थी, लेबर कैटेगरी थी एंड अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी थी। याद आ गया? मटेरियल दो तरह के थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या था? विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द फाइनल प्रोडक्ट, जिसे देखते ही मैं पता चल जाता कि अच्छा जी ये एक चीज लगी है इस चीज को बनाने में। इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती थी फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते। लेबर कैटेगरी में हमने बात की थी कि दिस इनटेंजिबल एफर्ट्स जो कि एक पर्सन के इन्वॉल्व होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे अब हम पढ़ाई करते हैं, हमें दिखाई थोड़ी दे रही है कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन व्हाट यू आर गेटिंग इज द नॉलेज पार्ट, राइट। तो वो है लेबर। तो ये भी दो तरह की थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। द पर्सन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। बाकी के पर्सन जो अपने एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, जो टाइम तो दे रहे हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट बना नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट लेबर। फिर अदर एक्सपेंसेस थे, इसमें भी दो कैटेगरीज थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो खर्चा हम बोलते थे कि तेरे लिए हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड इनडायरेक्ट जो हुआ तो है बट वी कांट डायरेक्टली रिलेट इट विद द फाइनल प्रोडक्ट। याद आ गया? इसके बाद हमने सीखा था कि जितने भी डायरेक्ट कैटेगरी के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनका हमने एक नामकरण किया था जिसका था प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कैटेगरी के जितने भी खर्चे थे, लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका नाम क्या था? ओवरहेड्स। बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, परफेक्ट। इसके बाद हमने सीखा था कि जो ओवरहेड्स होते हैं, अब हमें ये इनको प्रीमाइस वाइज, लोकेशन वाइज, जगह के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें हमने सब कैटेगरीज पढ़ी थी कि ओवरहेड अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो हमें पता चलता है कि या तो ये फैक्ट्री में होते हैं या फिर ये ऑफिस में होते हैं, जिनको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नाम देते थे। एंड एक लास्ट हमारी जगह बचती है जब प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार होकर बिकने के लिए पड़ा होता है, तो दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। ये हमने पढ़े थे, फिर इनकी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया था जो कि ब्रीफ वाला था। आज हम इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेन पे लाकर लंबा करने वाले हैं। मतलब आज मैं आपको डिटेल में पूरा कंप्लीट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता कैसा है वहां तक लेकर जाऊंगी, ठीक हो गया। एंड लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ कॉस्ट का, जिसमें हमने सीखा था कि फिक्स कॉस्ट पहचानते कैसे हैं, टोटलिटी टेस्ट होता था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टेस्ट लगाते थे, एंड सेमी वेरिएबल वो होती थी जो दोनों टेस्ट में फेल हो जाती थी, राइट। तो आई होप आप सबको एक बार याद आ गया है कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए अब मैं स्टोरी को बढ़ाती हूँ आगे एपिसोड नंबर 2 में। चलिए तो अब देखते हैं कि अब हमने जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया था उसमें उसके अंदर अब हम क्या डिटेल में और क्या रह क्या गया पढ़ने वाला। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो यू रिमेंबर कॉस्ट शीट, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक फॉर्मेट है जो कि हम एक पीस ऑफ पेपर पर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें प्रोफेशनलाइज्ड वे में एक कह लो कि क्वालिटी के पर्पस से एक मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करनी है कि आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा पड़ कितना रहा है, राइट। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक हमेशा फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए मैंने एक महीने में 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करके बेचा है, तो मैं यहाँ पर जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगी वो उन यूनिट्स की प्रिपेयर करूंगी जिसको मैं सेल तक लेकर जा रही हूँ,
ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें यू हैव एन अमाउंट कॉलम एंड यू हैव अ पर यूनिट कॉलम, राइट। हाँ जी, तो चलिए अब आप याद करके मुझे बताओ कि कॉस्ट शीट की शुरुआत किस खर्चे से की थी हमने। मैम हमने ना सबसे पहले यहां पर डाला था डायरेक्ट मटेरियल। अरे वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने अकेला डायरेक्ट मटेरियल लिखा था कल। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में आप पढ़ते होते थे कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। कुछ कुछ याद आ गया। चलिए यहाँ पर मैं अपने छोटे छोटे वो नोट्स बनाती हूँ बिकॉज आई नीड अ प्रॉपर स्पेस फॉर दैट। चलिए तो यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ कि एक है डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड वर्ड, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सोचो जरा इन दोनों में फर्क क्या होता है। मैम परचेज वो होता है जो हम खरीद कर लाते हैं, ठीक है बिल्कुल। कंज्यूम वो होता है जो हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं जैसे किचन की एग्जांपल लेते हैं अपने घर की, अगर हम किसी दिन बेस्ट प्राइस जाते हैं, राशन घर का लेकर आते हैं एंड इफ वी बाय 1 kg ऑफ राजमा एट अ टाइम, एक पैकेट बाय करते हैं, तो हम बना कितने रहे हैं, वो 1 kg हो ये जरूरी नहीं होता ना। मतलब क्वांटिटी मान लो आप ½ kg एट अ टाइम बनाते हो, तो इट मीन्स ½ kg आपके डब्बे में वापस पड़ी रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब आप जरा सोचकर बताओ, अगर मैं आपको कह रही हूं कि मैं 1000 यूनिट्स की ना कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रही हूं, तो इसका मतलब मैं 1000 यूनिट्स की कॉस्ट ढूंढने वाली हूं, ठीक है। अगर मतलब मैं 1000 यूनिट्स फुल एंड फाइनल फिनिश्ड गुड्स के प्रिपेयर करने वाली हूं, तो इट मीन्स जो कॉस्ट शीट है उसमें खर्चा कितने यूनिट्स का आएगा, मैम 1000 यूनिट्स का आएगा। इट मीन्स जितने आप यूनिट्स बना रहे हो आप खर्चा उसी का डालोगे, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये फिगर आएगी या ये फिगर आएगी, तो डेफिनेटली कंज्यूम्ड फिगर आएगी, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास पैसे ज्यादा हैं या मुझे ट्रेड डिस्काउंट हैवी मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि यार एक ही बारे में परचेज कर लो, ठीक है मेरे स्टोर में पड़ा रहेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको यूज करते जाएंगे। तो इसका मतलब जब मैं 1000 यूनिट्स बनाकर बेच रही हूं तो मेरा खर्चा 1000 यूनिट्स के मटेरियल जितना होना चाहिए। मैं ज्यादा परचेज करके ला रही हूँ, इसमें कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पूरी की पूरी कॉस्ट शीट जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना कि ये जो खर्चा है ना ये अल्टीमेटली मुझे इसका लास्ट स्टेप क्या है, आप सोचकर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स या जिसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, यही इसकी लास्ट स्टेज है ना। यहां पर जब हम इसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे 1000, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आ रहा है। बनाने का मतलब यहाँ लास्ट स्टेज जो मेरी होगी वो सेल के कॉस्ट तक की होगी, मतलब सेलिंग तक के खर्चे डाल के पता चलेगा हमें। तो इट मीन्स 1000 यूनिट्स को बनाकर बेचने का खर्चा कितना आता है वो होगी ना। तो इट मीन्स बनाकर हमें यहाँ पर जो खर्चा डालना है वो कौन सा डालना है, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड का, ना कि परचेस्ड का। ठीक हो गया, आई होप दिस इज क्लियर। अब जो डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड और कंज्यूम्ड है, अब ये कौन सी इक्वेशन होती थी जो हमें कंजम्पशन तक लेकर जाती थी, हमें याद है मैम, हमें याद है कौन सी होती थी। आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन, यही होगी ना, ठीक है। अब एक बात, जब आप ये इक्वेशन यूज करते हो ना, आपको हमेशा यहां पर मेंशन करना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट मतलब। अब देखो आपके पास जो स्टॉक होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश्ड गुड्स। तो 3 तरह के स्टॉक हो गए। अब ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए बनी है, ये बनी है रॉ मटेरियल के लिए। आप ध्यान से वर्ड्स को नोटिस करते जाओ, आपकी क्रैमिंग पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। बिकॉज ये ऐसी इक्वेशन अभी आगे जाकर एक और भी आनी है, तो वहां पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आना और यहाँ पर कौन सा वर्ड आना है। मैं अभी आपको आगे आगे चल के सिखाऊंगी सारा कुछ,
ठीक है, तो अब आप इसको समझने की कोशिश करो ये क्या चीज़ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आपके पास ऑलरेडी अगर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो कितना है, आपने उस डब्बे में एड ऑन कितना कर दिया, आपके पास एंड ऑफ द पीरियड में बचा कितना, तो इट मीन्स बाकी का आपने क्या कर दिया, कंज्यूम। तो इट मीन्स मेरा जो खर्चा होता है वो हमेशा कंजम्पशन फिगर का होता है, राइट तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। गॉट इट। अब जब हम इसका पूरा फॉर्मेट करेंगे, मैं इसको यहाँ पर आपको एक फुल फ्लेज फॉर्मेट बना कर देती हूँ बिकॉज आई नीड ह्यूज स्पेस टुडे, ठीक है, यहाँ पर आप नोट करते जाओ। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपकी कॉस्ट शीट का बनेगा वो डिटेल में जाएगा, क्या होगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, right, and this will give you raw material consumed, and ये जो फिगर आएगी ये मेरे आउटर कॉलम का खर्चा बनेगी, ठीक हो गया। एंड एक कल हमने एक पॉइंट किया था कैरेज इनवर्ड का कि इफ यू आर गिवन अ सेपरेट एक्सपेंस इन द क्वेश्चन दैट कैरेज इनवर्ड इज दिस मच, तो उसकी जगह कौन सी है, उसकी जगह यहीं पर है, तो आपको यहाँ पर प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड भी कर देना है क्योंकि वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का ही पार्ट बनता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैं आपको जनरल फॉर्मेट बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना होता है। देन अब ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल का पॉइंट। इसके बाद मेजर खर्चा कौन सा आना था हमारा, डायरेक्ट लेबर का। अब लेबर में देयर इज नेवर एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज ये इंटेंजिबल चीज है, आप इसका स्टॉक बचाकर नहीं रख सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर जितनी होती है हमेशा वो एज सच ही हमारा एक्सपेंस होती है। हाँ, अगर आपको वो बोल दे कि डायरेक्ट लेबर पेड इन कैश या आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट लेबर, तो आपको पता है कि वी ऑलवेज यूज मर्केंटाइल सिस्टम जिसमें हम आउटस्टैंडिंग को हमेशा अपना खर्चा मानते हैं, तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा ब्रेक करके दे दे तो आपको कंप्लीट खर्चा यहाँ पर डालना होता है, क्लियर। तो इसमें ज़्यादा वो कुछ कॉम्प्लिकेसी होती नहीं है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड हेड क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन खुद जिस खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दे दे या फिर आपको देखकर पता चल जाए कि हाँ ये तो क्लियर कट मुझे पता चल रहा है कि दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक हायर चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर मशीनरी या रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, तो दैट इज क्लियर एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा सब कुछ हम कहाँ पर डाल देते हैं, ओवरहेड्स में, राइट। तो इन सब का टोटल क्या होता था हमारा, प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसके बाद हम क्या करते थे, अब हमने यहाँ पर क्या सोचना है, फिर से अपना माइंड चलाओ, रट्टा नहीं मारना। मटेरियल इकट्ठा हो गया, लेबर आ गई एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चाहिए थे हमने अरेंज कर लिए। अब इसके बाद प्रोडक्शन ने होना है स्टार्ट, और किस जगह पर बैठ के लेबर काम करेगी, फैक्ट्री में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। परफेक्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जब यहाँ पर आएंगे तो इसका क्या नाम हम रखेंगे, अब आप देखो मैंने एक नया वर्ड यहाँ पर ऐड किया है, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मैम कल तो आपने फैक्ट्री कॉस्ट लिखा था, आज ये ग्रॉस कहाँ से आ गया, बिकॉज आज हम बड़े हो गए हैं, कल से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया, लेट अस डिस्कस दैट नाउ। तो अब सबसे पहले इसका एक और नाम कौन सा था, वर्क्स कॉस्ट, तो आप इसको क्या नाम दोगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ठीक है जी। अब आपको पता होगा कि ग्रॉस वर्ड जब आता है तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो इसको नेट पर लेकर जाती है ना, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि ग्रॉस फिगर में समथिंग इज एडजस्टेड टू रीच द नेट वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पर मैं अब कुछ छेड़छाड़ करने वाली हूँ जिससे कि मैं इस फिगर को नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचा दूंगी, राइट। अब लेट अस सी कि वो एडजस्टमेंट क्या है। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आनी है ना, आप एक बार इसको लिख लो बिकॉज अभी मैं आपको डिटेल में लेकर जाऊंगी। दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ
WIP minus closing stock of WIP, that is net factory cost. अब ये क्या चीज है, देखिए, लेट मी मूव समवेयर हेयर. देखो, अब आपको पता है कि किसी भी स्टॉक की ना 3 स्टेजेस होती हैं. एक होता है रॉ मटेरियल. जब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हो तो दैट चेंजेस इट्स फॉर्म्स टू वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, मान लीजिए अगर आपका फर्नीचर मेकिंग का काम है तो अब रॉ वुड जो है वो रॉ मटेरियल है. आपने उसकी कटिंग कर दी, उसको जोड़ दिया, ठीक है, अभी लेकिन पॉलिशिंग बाकी है, उसको फिनिशिंग फॉर्म में लाना बाकी है. तो वो कौन सी स्टेज है, WIP. जब वो बिल्कुल हर एस्पेक्ट से कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या बनती है, फिनिश्ड गुड. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, बड़ी डिटेल में समझने वाला पॉइंट है. एंड वंस यू गेट होल्ड ओवर दीज थिंग्स, आपको लगेगा कि यार ये तो मजेदार ही बहुत है कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप ध्यान से नोटिस करो, ये जो मैंने एडजस्टमेंट की है ना, अल्टीमेटली ये आपको रट जानी है. क्योंकि है क्या, हर जगह ओपनिंग में ऐड होना होता है, क्लोजिंग में माइनस होना होता है. यहाँ पर भी ओपनिंग ऐड है, क्लोजिंग लेस है. अल्टीमेटली यू विल ऑटोमेटिकली क्रैम दिस. आपको डिटेल में इसका लॉजिक सोचना नहीं पड़ेगा. बट उस चीज का मजा क्या है, जब अपने आप कह लो कि जब रट्टा ही लग जाए, तो लॉजिक पता हो तो याद हो जाए तो बात अलग है. ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी इसको हम करते क्यों हैं. अब देखो ध्यान से, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि हम जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली मुझे वो बताती है कि जितने यूनिट्स मैं सेल कर रही हूँ ना, उसका खर्चा बताओ कि मैं, ताकि अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकूं. इट मीन्स अल्टीमेटली द कॉस्ट शीट इज मेड फॉर द फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, मुझे कंप्लीटेड यूनिट्स का खर्चा कॉस्ट शीट से पता करना होता है, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट्स ही बिकने वाली कंडीशन में होते हैं. Neither I can sell raw material nor I will sell WIP. I will only sell finished goods. That means ultimately the total of cost sheet should reach the cost of finished goods, completed units. Point समझ में आ गया. अब देखो ध्यान से, जब हम कॉस्ट शीट शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमने ऊपर लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया. अब आप जरा ध्यान से सोचो, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 1000 यूनिट्स मैंने फिनिश्ड गुड्स के तैयार करने हैं. ठीक है, अब ये क्या जरूरी होता है कि जो मैं काम करना शुरू करूं वो 1000 यूनिट्स के ऊपर ही करूं. हो सकता है ना ज्यादा यूनिट्स के ऊपर मेरा काम शुरू हो गया हो, लेकिन कंप्लीट एक पर्टिकुलर, जैसे 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो WIP का स्टॉक बच जाता है ना, क्योंकि 31 मार्च को हो सकता है कोई यूनिट्स ऐसे हों जो तैयारी की स्टेज में हो लेकिन अभी पूरे तैयार ना हो. राइट, अब मान लीजिए 1000 यूनिट्स मैंने फिनिश गुड्स बनाने थे, लेकिन मेरे पास जो WIP है वो 100 यूनिट्स का बच गया. ठीक है, अब ये WIP वर्ड क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस. ये क्या होते हैं, आधे अधूरे गुड्स. देखो, अब आधे अधूरे की भी ना जो डेफिनेशन है वो बड़ी वेग है. अब मान लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा से आपको लगेगा कि शायद 50% काम हुआ है, 50% नहीं हुआ. नहीं, ये गलत होता है. देखो, अगर मैं आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन होमवर्क दूं, तो अगर आप एक क्वेश्चन करके 9 क्वेश्चंस नहीं करते तो भी आप नेक्स्ट डे बोलोगे कि मैम मेरा काम इनकम्प्लीट है. अगर आप एक क्वेश्चन करके 9 नहीं करते तो भी इनकम्प्लीट बोलोगे. 9 क्वेश्चंस करे हैं और एक नहीं किया तो भी इनकम्प्लीट बोलोगे. तो काम तो इनकम्प्लीट है, लेकिन डिग्री अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पर 10% कंप्लीट है, यहाँ पर 90% कंप्लीट है. तो वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा डिपेंड करता है कि इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन. सो दिस इज अ वर्ड विच यू विल यूज इन कॉस्टिंग, दैट जब भी WIP आए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो यहाँ से पता चल जाता है कि काम 60% पूरा किया या 70% पूरा किया. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इजी करने के लिए आई विल टेक 60%. मैं 50 नहीं लूंगी, बिकॉज 50 से फिर फिगर इधर उधर हो जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है. मैं लेती 60% हूँ. ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ सिचुएशन. अब क्या है, 1 यूनिट ऑफ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, दैट रिक्वायर्स
मान लीजिए 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, विच कॉस्ट्स रुपीज 10 पर kg। अब इस पॉइंट को समझो, एक यूनिट जो मैं फिनिश गुड का बनाती हूँ ना, उसमें 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है जो कि 10 रुपए का आता है। ठीक हो गया। अब जब मैंने अपनी कॉस्ट शीट शुरू की तो मैंने सबसे पहले निकाला कि मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, क्योंकि सबसे टॉप हेडिंग क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जरा सोचकर देखो, इफ आई एम मेकिंग 1000 यूनिट्स इन कंप्लीटेड फॉर्म एंड 100 यूनिट्स मेरे WIP के भी बन रहे हैं, तो पूरे साल में मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया? तो आप बोलोगे कि 1000 यूनिट्स ने अपना पूरा रॉ मटेरियल खाया, ठीक है, एंड जो 100 यूनिट्स थे इन्होंने 10 में से सिर्फ 60% रॉ मटेरियल खाया। इस पॉइंट को समझो, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, 60%। इट मीन्स इसने 6 किलो रॉ मटेरियल खाया। तो 100 यूनिट्स के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर 6-6 किलो लगा। ये जो कंप्लीट हो गए, इन्होंने अपना पूरा रॉ मटेरियल खा लिया। तो दैट मीन्स मेरे जितने केजीज का रॉ मटेरियल लगा, ये लगा 10,000 प्लस, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 6, तो 600 kg का मेरा रॉ मटेरियल लगा, और 1 किलो कितने का था, 10 रुपीज का था। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस आ जाएगा। समझ गए पॉइंट को? अच्छा जी, अब जब कॉस्ट शीट शुरू हुई ना, तो मेरा सबसे पहले ऊपर खर्चा कितना आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करके यहाँ पर मैंने डाल दिया 10,600 into 10, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 106,000, राइट? इतने का आ गया। देखो, जो ये काम मैंने 60% लिखा ना है, इसमें लेबर भी अपना काम करती है, क्योंकि लेबर के बिना तो WIP बन नहीं जाता। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि मटेरियल है तो लेबर भी साथ ही चलेगी, ओवरहेड भी साथ ही चलेंगे। सिर्फ मैं मटेरियल का पॉइंट उठा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स रेपिटेटिव नेचर के हैं, ठीक है, सिर्फ मटीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब जब मैंने रॉ मटेरियल यहाँ पर कंज्यूम डाल दिया, फिर इसके बाद ये फिगर आप नोट करते जाओ, यहाँ पर मेरी प्राइम कॉस्ट में जाके मर्ज हो जाएगी, ठीक है। इसमें लेबर आएगी, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, मैं उनके ऊपर कोई शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट सिखा रही हूँ कि इस प्राइम कॉस्ट में ये 1,06,000 का खर्चा ऐड होके आगे चलेगा। चला, अब इसके ऊपर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, काम लग रहा है, मतलब अगर 60% भी WIP बना है तो इसका मतलब उसने भी आपकी पावर खींची है, ठीक है, उसके ऊपर भी सुपरवाइजर्स की नजर रही है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स उन पर भी तो लगे हैं जो यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए। तो जितना भी खर्चा आया सारा का सारा कितने यूनिट्स के ऊपर, 10,000, 1,000 फिनिश्ड गुड्स प्लस 600 WIP, राइट, प्लस 100 WIP पर। ये यहां तक के खर्चे जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई है, वो आई है ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, वो आई है 1100 यूनिट्स के ऊपर। पॉइंट क्लियर? क्योंकि इस पे लेबर भी लगी, इस पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे, इस पे फैक्ट्री के खर्चे भी लगे, सब कुछ लग गया। फैक्ट्री कॉस्ट आई जितनी भी, वो मेरी 1100 यूनिट्स के ऊपर आई। यहाँ पर आके मुझे पता चला, मतलब मेरा एहसास हुआ मुझे कि 100 यूनिट तो यार इनकम्प्लीट है, ये तो आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है, ये सेलिंग की स्टेज तक तो पहुंचे ही नहीं, तो मुझे तो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सोचूंगी कि जो मेरे इनकम्प्लीट यूनिट्स है ना, उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी अगली स्टेज जो है वो सिर्फ 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट की आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने सोचा कि कंप्लीट तो सिर्फ 1,000 हुए हैं, तो इन 100 को बाहर निकालना चाहिए, तो 100 की कॉस्ट को बाहर निकालना चाहिए, ये मेरा मतलब हो गया ना, राइट। अब इन 100 के ऊपर खर्चा लगा कितना था, अब जब मैंने फिर से ऊपर जरा नजर मारी तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि मटेरियल इन 100 के ऊपर कितना लगा था,
तो अब आप सोचोगे इनके ऊपर तो 6,000 का मटेरियल लगा था, क्योंकि 6 रुपए किलो 10 रुपए के हिसाब से तो 6,000 का मटेरियल इनके ऊपर लगा था। तो सिमिलरली लेबर भी होगी, सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होंगे, सब कुछ होगा। मैंने आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं सिर्फ मटेरियल का पॉइंट उठा रही हूँ, ठीक है, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही होंगे। तो अब ये मेरा जो 100 है ये इनकम्प्लीट था, ये बाहर हो गया। तो राइट नाउ मेरे लिए वो क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसमें मैं वो 6,000 की कॉस्ट को बाहर निकाल दूंगी, राइट, एंड अल्टीमेटली वेयर आई विल रीच इज 1 लाख। सो 1 लाख क्या है मेरा, इसको हम नाम देते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट का, क्योंकि अब ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है ना, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। क्योंकि इसके बाद आगे जितने भी खर्चे होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काउंट फॉर होंगे, कंप्लीटेड के लिए। क्यों, क्योंकि जो WIP है ये तो बेचारा फैक्ट्री में ही पड़ा रह गया, ये तो बिका ही नहीं, ठीक है। तो ये अभी जब इसके ऊपर काम होएगा नेक्स्ट ईयर, तो जब ये कंप्लीट होगा तो ये कंप्लीटेड यूनिट बन के आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए ये बाहर हो गया, इसलिए हमने इसके खर्चों को भी बाहर निकाल दिया। तो आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। कहीं भी दिक्कत लगती है आप वीडियो को थोड़ी सी बैक करके दोबारा समझ लो, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ, इसी को कंटिन्यू करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर फिर हम ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट। बट यहाँ पर इसका डिटेल्ड लॉजिक क्या है, अब मैं चलती हूँ आगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ कलर सो दैट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मैंने फिर से 1000 यूनिट्स कंप्लीट तैयार करने थे, ठीक है। एंड इस बारी क्या हुआ, आई डोंट हैव एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। 31 मार्च को मेरे पास कोई स्टॉक ही नहीं था। तो इट मीन्स जो ये कंप्लीट हुए हैं, जितने भी बनाए वो सारे बिक गए, WIP की फॉर्म में मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसका क्या मतलब होगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि 100 मेरे जो WIP के थे, अब सोचो जरा, जब मैंने 1000 यूनिट्स का टारगेट होगा मेरा कंप्लीट बनाने का, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो उन 100 यूनिट्स के ऊपर शुरू होगा ना। एंड बाकी के इट मीन्स मैंने 9900 कंप्लीट यूनिट्स बनाए। कंप्लीट का मतलब जो मैंने शुरुआत से लेके एंड तक जिनका पूरा काम खत्म कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, वो हो गया आपके कंप्लीटेड यूनिट्स। तो ये हो गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 900, क्योंकि 1000 है, ठीक है, डन। अब जब ध्यान से सोचना, अब नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग WIP के ऊपर काम शुरू होगा, तो ये था कितना कंप्लीट ऑलरेडी, ये तो 60% कंप्लीट था। इसका मतलब इसके ऊपर 6 kg लगा हुआ था हर यूनिट के ऊपर। अब जब नेक्स्ट ईयर में आपने रॉ मटेरियल लगाना है, तो अब कितने किलो लगाओगे। अब आप बोलोगे कि मैम इसके ऊपर सिर्फ 4 किलो लगना रह गया, बिल्कुल ठीक। इट मीन्स जब आप इसके ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम करवाओगे तो हाउ मच विल बी द फिगर, 100 यूनिट्स, हर यूनिट 4 किलो मटेरियल खाएगा, 10 रुपए का मटेरियल था, इट मीन्स आप बोलोगे 4000 का मटेरियल इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। एंड जो आपके 900 कंप्लीट यूनिट्स आपने तैयार की हैं, उन्होंने तो पूरा का पूरा अपना मटेरियल भी खाया, कॉस्ट पूरी लगी, तो इट मीन्स वो 90,000 का आपका मटेरियल उन्होंने खाया। अब जब नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनेगी, जस्ट हैव अ लुक, अब आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। जब नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनी तो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डाल दिया 94,000 का। आप देख सकते हो ना यहाँ पर 4000 प्लस 90,000, 94,000 का रॉ मटेरियल आपका लग गया। इसके ऊपर फिर से आपने डायरेक्ट लेबर लगाई। अब ध्यान से सोचो, डायरेक्ट लेबर भी किसके ऊपर लगी, इनके ऊपर, मतलब 40% लेबर जो लगनी रहती थी वो लगी, प्लस इनके ऊपर सारी लेबर लगी। बट आई एम नॉट टचिंग दैट एस्पेक्ट न्यूमेरिकली। फिर से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करोगे, सब कुछ वही होगा, प्राइम कॉस्ट आएगी। फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे ऐड करोगे, राइट, एंड फिर आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप ध्यान से सोचो, जब यही फिगर यहां तक ऐड होते होते पहुंचेगी
अब सोचो ये क्या है, इस साल का खर्चा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अब कुछ ना सोचूं और ब्लाइंडली इसके अंदर बाकी के खर्चे ऑफिस के ऐड कर दूं, तो अब क्या हुआ, इस इनमें कितने यूनिट्स बने, इनमें हमारे टोटल 1000 यूनिट्स बने, ठीक है। अब आप बेसिक मटेरियल का खर्चा सोचो, क्या 94,000 है खर्चा 1000 यूनिट्स मटेरियल का, नहीं ना। 1000 मटेरियल के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, 1000 इंटू 10 इंटू 10, 1 लाख का खर्चा पास ऑन होना चाहिए था ना फाइनल गुड्स को, है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ कितना खर्चा पड़ा है, 94,000 का। क्यों, कहाँ पर है लूप होल, क्योंकि हमने जो ये WIP के यूनिट्स थे, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी 40% खर्चा डाला। जो हमने खर्चा पिछले साल कर दिया था वो कहाँ गया, वो तो हमने पिछले साल बाहर निकाल दिया, इस साल हमने ऐड नहीं किया, वो तो खर्चा अकाउंट फॉर होगा ही नहीं। अगर आप उसको डालना भूल गए, इट मीन्स आपने कॉस्ट पर यूनिट कम कैलकुलेट कर लेनी है। कम कैलकुलेट करने से कस्टमर को आप सस्ता बेच दोगे, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने खर्चा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पिछले साल किया था उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इस साल मैंने बोला कि कोई क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं बचाना, क्योंकि मुझे आपको सेपरेटली क्लोजिंग एंड ओपनिंग को समझाना था। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि आ गई 1 लाख। नाउ दिस इज द फिगर विच विल बी पास्ड ऑन टू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ग्लोबली सोचो, यहां पर भी मेरे कितने यूनिट्स बने थे, 1000 फिनिश गुड्स 1000। मैं सिर्फ मटेरियल को अकाउंट फॉर कर रही थी, मटेरियल पर यूनिट 100 रुपये बनना चाहिए था ना, 10 इंटू 10 करके, 10 kgs पर यूनिट इंटू 10 रुपीज, 1 लाख, राइट। तो यहाँ पर जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो इट इज गिविंग मी परफेक्टली 100 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट मटीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी कितनी कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है, 100 रुपीज, ठीक है। तो बड़ा मतलब मजेदार लॉजिक है, आप इसके ऊपर एक बार दिमाग जरूर लगाना, अदरवाइज तो ये चीज आपको रट जानी है, आपने सोचना यार इतनी डिटेल डिस्कशन क्यों, लेकिन मजा ही इसमें है। जब आपका ब्रेन शार्प होता है ना, चीजें मतलब हाई लेवल पर आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं, तो पढ़ने का मजा आता है, क्रैमिंग से नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज द होल लॉजिक व्हाई वी ऐड WIP and why we deduct closing stock of WIP, because our sole target is to reach the cost of finished goods। तो यहाँ पर आते ही हमारा सारा जो खिलारा होता है, जो इनकम्प्लीट यूनिट्स का, वो सब बाहर हो जाता है। एंड व्हाट स्टेज वी रीच इज द नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख लो, ताकि आपको पूरी की पूरी जो बात है वो समझ आ जाए कॉस्ट शीट को पढ़ते पढ़ते, ठीक हो गया। I hope I am very clear. In case you face any doubt anywhere, तो please do contact me. I am there for you anytime. Okay जी, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब फैक्ट्री के खर्चे ऐड हो गए, अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, नेक्स्ट प्रीमाइस होती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड उसमें आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि यहीं पर हम 2 पार्ट सीखेंगे, ऑफिस खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड अदर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब उस हेड के अंदर भी वी हैव सब हेड्स, ठीक है। तो उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, दैट इज QRAP, QRAP, आपको ऐसे याद रखना, QRAP, फर्स्ट। अब व्हाट इज दिस, Q stands for quality control cost, quality control cost, because these are clear cut expenses which are given in the question and इनकी परफेक्ट जगह कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अगर आप क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए कोई खर्चे लगा रहे हो, तो आप सोचो उनकी जगह कहाँ होगी। मतलब ये होता है स्टाफ ऐसा जो कि हाई लेवल का होता है, लेकिन दे मूव इट इन द फैक्ट्री टू कैरी ऑन देयर क्वालिटी चेक्स। यहाँ से लेबोरेटरी में गया तो प्रीमाइस चेंज हो गई, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन को यस नहीं बोला इन्होंने कि हाँ जी प्रोडक्शन ओके है जी, तो यहाँ तक के खर्चे अभी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक है।
क्वालिटी कंट्रोल हो गया। आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये खर्चा भी हम इस स्टेज पर ऐड करते हैं ताकि ये भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा बियर करे। ए स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि हमारे कौन से आएंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले। पी स्टैंड्स फॉर, कल हमने पढ़ा था प्राइमरी पैकिंग, आ गया ना याद, ये हमने कल पढ़ लिया था, सो आई विल नॉट अगेन रिपीट इट एंड बोर्डम क्रिएट नहीं करूंगी मैं, ये हमने पूरा डिटेल में कर लिया था डिस्कस, ठीक है। तो क्यू रैप से आप याद रखना, नहीं तो फिर स्टेप भूल जाते हैं। QRAP, क्यू रैप। एंड इसके बाद हमने कल ही पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी स्क्रैप की रिलाइजेबल वैल्यू आती है तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप, ठीक है जी। यहां पर एडजस्ट करने के बाद वेयर यू रीच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फैक्ट्री के खर्चे किए, सब खर्चे किए, अभी मैं कहां पहुंची हूं, मैंने प्रोडक्शन कितनी की, ठीक है, मुझे प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना आया। जैसे कि आई वॉज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 1000 यूनिट्स, तो आई हैव रीच्ड प्रोडक्शन का खर्चा कितना आया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या लगता है कि हम हमेशा जितने प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम हमेशा उतने सेल कर देते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता, हमारे पास कभी कभी स्टॉक बच भी जाता है। तो वो कौन सा स्टॉक होता है, क्योंकि अब प्रोडक्शन कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो फिनिश गुड वर्ड आ जाएगा, राइट। तो अब आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड यहां पर हम एडजस्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड यू विल रीच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। ध्यान से समझो, ये क्या है, मैंने बनाए कितने, जस्ट फोकस करो मेरे वर्ड्स के ऊपर, बनाए कितने, ऑलरेडी बने कितने पड़े थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर मैं चाहूं ना तो मैं इन दोनों को एक नाम दे सकती हूं। यहां पर अगर मैं इनको बोलूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो विल आई बी रॉन्ग? नो मैम, परफेक्ट वर्ड है कि मेरे पास सेल करने के लिए गुड्स पड़े कितने हैं। अब जो बच गए अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि बेचे कितने, सोल्ड, बेचे कितने, राइट। तो अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बोला था ना कि ओपनिंग स्टॉक की आगे जाके एक और इक्वेशन आनी है, वो ये है। अब आप नोटिस करो इस इक्वेशन की लैंग्वेज क्या है, आप नोट करो, इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दो इक्वेशंस अलग अलग हैं। वो पहली इक्वेशन क्या थी मैं वो भी लिखती हूँ, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या था, कभी गलती नहीं करोगे आप। ये थी परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कंजम्पशन। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बिना सोचे समझे इक्वेशंस को रटें या बोलें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब जब मैं देखो पहले मटेरियल की बात करती हूँ, मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो देखो दो वर्ड कौन से यूज होते हैं, मटेरियल परचेज किया जाता है, मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है, परचेज कंज्यूम, राइट। फिनिश गुड्स की अगर मैं बात करूं तो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फिनिश गुड्स को सेल किया जाता है। तो वर्ड्स यूज्ड विल बी प्रोडक्शन एंड सोल्ड, ठीक है। कभी भी अब आपकी इक्वेशंस में मिक्सिंग नहीं होगी अगर आप फोकस करके चीजों को समझोगे तो, ठीक है। तो यहां पर अब हमारा क्या आ गया, लेट अस गो अपवर्ड्स। तो हमारे पास ये पता चल गया कि जितने हमने गुड्स बेचे
उनका खर्चा कितना आया। और अभी भी मैं अगर बहुत ज्यादा डिटेल में फोकस करूं तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से सोचो, जो मैंने गुड्स बेचे उनको बनाने का कितना खर्चा आया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या था, आपके जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स थे, राइट। फिर इसके बाद आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे। यहां पर हमें पता चलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, अब आप सोचो ये क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्ड मैंने कल क्या हाईलाइट किया था, सेल तक के खर्चे यहां पर है, तभी मैंने यहां पर हाईलाइट किया था कि अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सीओजीएस के बाद सीधा प्रॉफिट नहीं आता, अभी और खर्चे ऐड होने होते हैं, तो वो इन खर्चों को करने के बाद ही आपको पता चलता है कि सेल तक के खर्चे कितने पड़े। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। जब आप टोटल कॉस्ट आ गई है, अब यहाँ पर आपने अगर प्रॉफिट तक पहुंचना है तो हम एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, उसमें हम देखते हैं कि हमने टोटल सेल्स कितनी की, फिर हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है या टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, एंड नेट हमें प्रॉफिट कितना हुआ। सो दिस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट दैट इज मेड, कॉस्ट शीट यहां तक होती है। ठीक है, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो टोटल कॉस्ट तक हमें पहुंचाता है, तो अगर प्रॉफिट पूछे तो हम सेपरेट एक स्टेटमेंट बनाकर शो कर देते हैं। तो आई होप दिस होल सिनेरियो इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ, कॉस्ट शीट की शुरुआत मटेरियल से होती है, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता है जो कि ये स्टेप होता है। इसके बाद हम लेबर के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, वी गेट प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, वी रीच ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री में यू आर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स एज वेल, यू आर हैविंग WIP एज वेल, हम WIP को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वी नीड अल्टीमेटली द फिगर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंप्लीटेड गुड्स। बिके ना बिके वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन सबसे पहले फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए। यहाँ पर हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट तक पहुंच जाते हैं और क्यू रैप के खर्चे हम डालते हैं, क्योंकि जैसे अब आप सिंपल सी एग्जांपल है, प्राइमरी पैकिंग ही है, WIP की थोड़ी कर दोगे, अल्टीमेटली यू विल डू द फर्स्ट पैकिंग ऑफ, दैट इज प्राइमरी पैकिंग ऑफ द कंप्लीटेड गुड ना। और अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पर मुझे नेट कंप्लीटेड गुड्स चाहिए। क्यू रैप किया, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप इन केस गिवन है तो उसको माइनस कर दिया, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन जो वर्ड है लगता ही फिनिश गुड्स के लिए है। अब अगर हम प्रोडक्शन तक पहुंच गए, अब जरूरी नहीं है सारे बिके हों, फिनिश गुड्स तक पहुंच गए, एडजस्टमेंट की, हमें पता चल गया हमने सेल कितनी की है। अब सेल करने के बाद सेल के खर्चे भी तो आएंगे, वो खर्चे ऐड किए, यू गेट टोटल कॉस्ट। फॉर्मेट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतनी ज़्यादा डिस्कशन सिर्फ इसलिए थी ताकि आपको कभी ये चीज़ें भूलने ना, कभी ये ना लगे कि ये तो क्रैमिंग पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज होल सिनेरियो। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई एम देयर। मैं 10 बारी समझाने को तैयार हूँ, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए थॉट्स आपके। ठीक है जी, so this is the whole scenario of your cost sheet. So let me give a break to the video and next video में हम continue करते हैं।